इसका कहने का मतलब जो भारत की क्वीन विक्टोरिया हैं उनके मर्जी के बगैर इस देश में पत्ता नहीं हिलना चाहिए, चाहे वो सत्ता में रहें या ना रहें। क्या राहुल गांधी ये साइन करके आए थे कि जी आप हमें डोनेशन दें, हम आपको भारत का बाजार देंगे? 2017 में डोकलाम हुआ तो इस देश का नेतृत्व और इस देश की सेना चीनी लोगों के आंखों में आंख डाल के खड़ी थी और आखिर में चीन को जो है पीछे जाना पड़ा। आपको मैं 1962 के इतिहास में लेके जाना चाहता हूं। उस वक्त वो देश जो है एक भुखमरी के दौर से गुजर रहा था। आप अंदाजा लगाइए, जो देश भुखमरी के दौर पे गुजर रहा हो, क्या वो युद्ध की स्थिति में हो सकता है? एक तरफ चीन पूरे विश्व में वायरस दे रहा है, दूसरी तरफ हम पूरे विश्व को जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन नाम की दवाई दे रहे हैं। सोनिया गांधी, ना राहुल गांधी, ना उनके पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता या किसी भी नेता के मुंह से चीन के विरोध का एक स्वर सुनाई दिया हो। क्यों आज देश का मेन स्ट्रीम मीडिया राहुल गांधी एंड फैमिली के सीधे सवाल नहीं कर सकता? 25 जून की मध्य रात्रि को इंदिरा गांधी ने देश की सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब चीज को धत्ता बताते हुए देश के तमाम नेताओं को जो है जेल में डाल दिया था। प्रेस को बोलने और लिखने की आजादी नहीं थी। इस देश के लेफ्टिस्ट लॉबी के लोग लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी को कोरोना हो जाए, कोई कुछ लिखता है, कोई नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मरने की तकरीरें लिखता है, परंतु इस देश की सरकार ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे जिस तरीके से कांग्रेस के ऊपर बीजेपी ने जो हमला बोला है और उसको लेकर के जो पीएनबी राहत कोष है वो जनता का पैसा होता है और उस जनता के पैसे को किस तरीके से इन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए ट्रांसफ़र कराया गया। ये जनता का पैसा है, ना ही इसमें कोई सरकार की सहयोग राशि होती है। ये जनता का पैसा वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर ये आपदाएं आती है। जैसा कि अभी आपने देखा उड़ीसा में, बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक करोड़ रुपए वहाँ पर दे करके आए। सबसे बड़ी बात है कि अब इनके मुखौटे जो पर्दे के पीछे थे वो अब निकल के आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबे समय तक राज किया और इन्होंने बहुत गुल खिलाए। तो आज हमारे साथ वेद शर्मा जी जुड़ेंगे, हम इनसे जानेंगे और आप मेरे ख्याल से बखूबी अच्छी तरह से जानते हैं। इनकी जो वाणी है एकदम फैक्ट्स के साथ रखी जाती है और हर एक शब्द की एक वैल्यू होती है, तो नाप तोल के ये रखते हैं। तो हम इनसे जानते हैं, सर किस नज़र से देखते हैं कि जो कांग्रेस का है, जो पर्दे के पीछे चेहरा अलग दिखाई देता था, आज कहीं ना कहीं वो सामने आता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, कांग्रेस पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है और कांग्रेस का जो नारा नेशन नहीं डोनेशन, ये देश की जनता भली भांति देख और समझ रही है। आपको कुछ दिन पहले का वाकया याद होगा जब कांग्रेस अध्यक्षा जो पीएम केयर फंड है उसको पीएम रिलीफ फंड में ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत ज़ोर शोर से जो है आवाज़ उठाती थी। तो देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा सिस्टम इस देश को जो है तोहफे के रूप में दिया कि जो प्रधानमंत्री राहत कोष का जो फंड होता है उसका एक जो ट्रस्टी होता है वो जो है बाय डिफॉल्ट कांग्रेस का अध्यक्ष होता है। इसका कहने का मतलब जो भारत की क्वीन विक्टोरिया हैं उनके मर्जी के बगैर इस देश में पत्ता नहीं हिलना चाहिए, चाहे वो सत्ता में रहें या ना रहें। और जब आज बात डोनेशन की हम कर रहे हैं तो कैसे कांग्रेस पार्टी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से डोनेशन लेती है, कैसे कांग्रेस पार्टी जो है जाकिर नाइक से राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा लेती है, और तो और प्रधानमंत्री राहत कोष जिस कोष को जो है देश की विभिन्न आपदाओं के वक्त जो है देश की जनता को राहत पहुंचाना होता है और वो जो है कांग्रेस पार्टी को राहत पहुंचा रही होती है। तो ये चीजें आज देश के सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और ट्रांसपेरेंट हो गई हैं। और राहुल गांधी जी देश को ये बताएं कि 2008 में जो उनके पूरे परिवार ने जाके जो वहाँ पे कांग्रेस पार्टी और वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में एक MOU साइन किया था, तो क्या राहुल गांधी ये साइन करके आए थे कि जी आप हमें डोनेशन दें, हम आपको भारत का बाजार देंगे? क्योंकि 2008 से पहले जब 2004 में कांग्रेस की सरकार इस देश में आई, 10 साल तक यूपीए 1 और यूपीए 2 रहा। यूपीए के शुरुआती दौर में जो भारत चीन से आयात करता था वो कुछ चंद बिलियन डॉलर का था और 2014 में जाते जाते ये जो आयात है ये लगभग 100 बिलियन के आसपास पहुंच गया। तो आपने देश के जो मैन्युफैक्चरिंग हब है उसकी कमर तोड़कर पूरे के पूरे चीन के ऊपर जो है आत्मनिर्भरता जो है देश के उद्योग धंधों की कर दी। और आज जो है
जब देश एक युद्ध के मुहान पर खड़ा है तो राहुल गांधी जी बड़ी बेशर्मी के साथ जो है प्रधानमंत्री को सरेंडर मोदी बोलते हैं। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं देश को बताना चाहूंगा कि सरेंडर किसने किया। 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, आज बहुत सारे कांग्रेस के मित्रों को दर्द होता है कि बार बार जो है पंडित नेहरू का नाम आता है। जब आप सभी चीज़ों के क्रेडिट में पंडित नेहरू और गांधी परिवार को देना चाहेंगे, जो देश में गलतियां हुई हैं, जो देश के इतिहास में गलतियां हुई हैं, तो उसकी जिम्मेवारी भी तो कहीं ना कहीं नेहरू गांधी परिवार को लेनी पड़ेगी। आपने 1953 में पंचशील का समझौता कर दिया। उसके बाद 2014 तक लगातार कांग्रेस की सरकारों ने चीन के साथ शांति समझौतों के नाम पर हमारी देश की सेना को हमेशा से कमजोर करने का काम किया। चाहे वो 1993 का समझौता हो, चाहे वो 1996 का समझौता हो, चाहे 2010 का समझौता हो, चाहे 2012 का समझौता हो। और आज राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि हमारे जवान निहत्थे कैसे थे। कम से कम कांग्रेस के अंदर जो उम्र दराज नेता बैठे हैं वो अपने इस 50 साल के आधेड़ सो कॉल्ड युवा का इतना ज्ञानवर्धन तो कर दें जिसको आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो कि भैया हमारी पार्टी ने जो ऐसे जो है समझौते किए जिसकी वजह से LAC के 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर इधर जो है हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। तो मैं आपको बता रहा था कि कांग्रेस की देन 1962 में हमने अक्साई चीन खो दिया, 1963 में हमने काराकोरम का दर्रा खो दिया, 2008 में हमने टिया पैंगेक को खो दिया, 2008 में ही हमने जो है चापजी वैली को खो दिया। उसी प्रकार से 2009 में डूम चेली और 2012 में डेमजोक, 2013 में राकीनुला को खो दिया। परंतु नरेंद्र मोदी ने क्या किया, देश की जनता भली भांति जानती है। 2017 में डोकलाम हुआ तो इस देश का नेतृत्व और इस देश की सेना चीनी लोगों के आंखों में आंख डाल के खड़ी थी और आखिर में चीन को जो है पीछे जाना पड़ा। 2020 में और अभी जो गलवान वैली का जो इशू आ रहा है, इसमें जो है भारत की सेना ने कैसे जो है चीन को ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दिया है कि ना उससे निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। तो चीन की सेना कुछ नहीं बोल पा रही है, चीन की सरकार कुछ नहीं बोल पा रही है, परंतु चीन का जो ग्लोबल टाइम्स है वो बोल रहा है कि हम गुडविल जेस्चर के तहत नहीं बोल रहे। अरे भैया, अगर तुम्हारे यहाँ लोग मरे हैं तो तुम्हें बोलने में क्या दुख है, क्योंकि उनकी मजबूरी ये है कि हम बोलेंगे तो पूरे विश्व पटल पे हमारी जो है बेइज्जती होगी। देखिए, आज देश को समझना जरूरी है, 1962 से लेकर आज तक के इतिहास में चीन करता क्या है। चीन के अंदर विभिन्न सांस्कृतिक आंदोलनों के नाम पर जो है चीन के अंदर मैसेकर हुआ है, लोगों को मारा गया है, चाहे वो तिनमिन स्क्वायर हो, चाहे वो तिब्बत के ऊपर हो। परंतु आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने तिब्बत में ऑल इंडिया रेडियो की जो है तिब्बत सर्विस शुरू कर दी है, जिससे कम से कम तिब्बत के इतिहास को देश दुनिया में सुनाया जाएगा। और चीन का इतिहास रहा है, जब जब उस देश के अंदर एक नई डिस्टर्बेंस पैदा होती है, जब जब उस देश के अंदर लोगों का जो विश्वास है सरकार के ऊपर से टूटना शुरू होता है, तो वो कुछ ना कुछ एक ऐसा माहौल तैयार करता है। आपको मैं 1962 के इतिहास में लेके जाना चाहता हूं। उस वक्त वो देश जो है एक भुखमरी के दौर से गुजर रहा था। आप अंदाजा लगाइए, जो देश भुखमरी के दौर पे गुजर रहा हो, क्या वो युद्ध की स्थिति में हो सकता है? और वो देश ने हमारे को युद्ध थोपा और हमारे जो है तमाम सैनिक जो है उसमें वीर गति को प्राप्त हुए। और उसके पश्चात 1967-68 में इसी देश की सेना ने पराक्रम किया और 400 से अधिक जो है चीनी सैनिकों को जो है मार गिराया। तो इतिहास साक्षी रहा है और आज चीन की सरकार को जानना और समझना यह पड़ेगा कि आज का भारत 1962 का भारत नहीं है। यदि आप हमारे यहाँ 1 इंच भी कदम बढ़ाएंगे, हमारे तरफ आंखें उठाएंगे, तो ईंट का जवाब जो है पत्थर से दिया जाएगा। आज जहां विश्व कोरोना की महामारी से लड़ रहा है, वहां चीन एक विस्तारवाद की नीति अपना रहा है। चाहे वो जापान के साथ जो उसका विवाद चल रहा हो, चाहे वो वियतनाम के साथ हो, चाहे उसकी हांगकांग में वहाँ के प्रदर्शनकारियों के ऊपर एट्रॉसिटीज़ हो, और कैसे चीन की एक सिस्टमैटिक तरीके से चीन ने जो है ऑस्ट्रेलिया को बुली करने का प्रयास किया। तो आप देखेंगे कि चारों तरफ पूरे विश्व में जिस देश ने पूरे विश्व को जो है एक वायरस दिया, एक
कोरोना वायरस दिया। एक तरफ चीन पूरे विश्व में वायरस दे रहा है, दूसरी तरफ हम पूरे विश्व को जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन नाम की दवाई दे रहे हैं। तो ये अपने आप में हमारे देश के जो महान संस्कृति, हमारी महान विरासत को दर्शाता है। परंतु मैं दोबारा उस ग्लोबल टाइम्स के एक लेख को कोट करना चाहूँगा कि कई वर्ष पहले ग्लोबल टाइम्स में एक लेख छपा था कि जो है भारत से हमें जो है सैन्य युद्ध करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सामाजिक तौर पर इतने इंडिफरेंसेस हैं, जातवाद का झगड़ा है, हिंदू मुसलमान का झगड़ा है, वहाँ के पॉलिटिकल लोगों में इतने इंडिफरेंसेस हैं कि उनको भी पता है हमारी कमज़ोरियाँ क्या हैं, कि हमारे यहाँ लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते जो विदेश नीति के मामले हैं उस पर भी जो एक तरह से विदेशी प्रवक्ता बने फिरते हैं। और देश का दुर्भाग्य यही है, 2008 में बीजिंग में ओलंपिक होता है, परंतु उस देश में भारत के प्रधानमंत्री को इनवाइट नहीं किया जाता है। उस देश में यहाँ के एक परिवार विशेष की मुखिया जो एक पार्टी को चलाती हैं, उनके परिवार को इनवाइट किया जाता है और वो लोग वहाँ जाकर एक ऐसा मसौदे पे हस्ताक्षर करते हैं जिसके बारे में इस पूरे देश को आज पता चलना चाहिए। 2008 से 2014 के बीच 600 बार भारत की सरजमीन पर इनकर्जन हुए और एनक्रोचमेंट्स हुई और लगभग 640 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है वो चीन ले गया। और मनमोहन सिंह जी, तब के रोबोट प्रधानमंत्री जो है, ये बोलते रहे कि जो है आप जो है चीन के विदेश मामलों को तूल मत दीजिए, और मीडिया ने इसको दबा के रखा। और आज इस देश में तमाम मीडिया के लोग जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, जो चीन के एजेंडे पर काम करते हैं, आप देखिए पूरे इस 2 हफ्ते की पूरी समय सीमा के अंदर ना सोनिया गांधी, ना राहुल गांधी, ना उनके पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता या किसी भी नेता के मुंह से चीन के विरोध का एक स्वर सुनाई दिया हो। हाँ, जिस आदमी ने एक ट्वीट किया कि ऐसी आपदा की स्थिति में हमें देश के नेतृत्व के पीछे खड़ा रहना चाहिए, उसको इन्होंने प्रवक्ता के पद से हटा दिया। तो आज देश की जनता जानने के लिए उत्सुक है कि क्या राहुल गांधी एंड परिवार, एंटोनियो मोनियो जी के परिवार ने ऐसा कौन सा जो मसौदा पे हस्ताक्षर किए थे कि आज उनको चीन के प्रवक्ता की तरह बोलना पड़ रहा है। क्योंकि आज ये जो लड़ाई है, ये भाजपा वर्सेस चीन की लड़ाई नहीं है, ये भारतवर्ष वर्सेस चीन की लड़ाई है। और युद्ध के वक्त ये देखना सबसे ज़रूरी होता है कि कौन किस दिशा में और किसकी तरफ से बोल रहा है। तो जेपी नड्डा साहब ने भी एक कांग्रेस के ऊपर एक निशाना साधा था। उन्होंने कहा था एक वंश है वो हमेशा से चीन और पाकिस्तान की तरफदारी करता है, और बाकी के विपक्ष हैं, अगर बात करें केजरीवाल जो धुर विरोधी रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार के, वो भी अब कहीं ना कहीं इस माहौल में वो भी आज सरकार के साथ स्टैंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मायावती हैं, ममता बनर्जी हैं, बाकी सब दिखाई दे रहे हैं, परंतु एक वंश है, वही है जो इस मुद्दे पर एक पाकिस्तान या चाइना की तरफदारी कर रहा है। और 2 राज्यों के बराबर कांग्रेस ने ज़मीन भी दे दी, जिसका आकलन लगाया जा रहा है कि 70,000 से ज़्यादा की किलोमीटर की जो इतना देने के बाद भी आज भी तरफदारी उसी की जा रही है। देखिए, ये कांग्रेस की जो ढिठाई है, ये आज देश की जनता समझ चुकी है। नहीं तो जो पार्टी 400 सीट वाली थी, आज कैसे 40 सीट पे सिमट गई, कैसे राज्यसभा और लोकसभा में इनका धीरे धीरे अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। क्योंकि जो झूठ का बुलबुला है वो बहुत दिनों तक नहीं चलता, क्योंकि 2014 से पहले तक इन लोगों के सारे एजेंडे चलते थे, परंतु जैसे जैसे मीडिया सशक्त होता गया, उसके बाद जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो रेवोल्यूशन आया, जो सोशल मीडिया से लेकर जो अल्टरनेट मीडिया आप लोग चला रहे हैं, उसके माध्यम से जब ये चीज़ें एक्सपोज होनी चालू हुई, देखिए आज देश में धीरे धीरे जो देश का मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कहीं ना कहीं अपनी विश्वसनीयता खो रहा है। इसीलिए लोगों की विश्वसनीयता सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म और अल्टरनेट मीडिया जैसे आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि कई सारे ऐसे देश के ज्वलंत मुद्दे हैं कि जो आज देश का मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा। क्यों आज देश का मेन स्ट्रीम मीडिया राहुल गांधी एंड फैमिली के सीधे सवाल नहीं कर सकता?
10 साल की सरकार में मैंने सोनिया गांधी या राहुल गांधी को किसी चैनल पर आकर इंटरव्यू देते हुए नहीं देखा, परंतु जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, अब इनको ये लगा कि 2019 में भी कहीं ये गलती से ना आ जाए, तो 2019 के लोकसभा चुनाव से एन पहले सोनिया गांधी जी इंडिया टुडे के एक बहुत बड़े कॉन्क्लेव में आती हैं, जो देश की महारानी विक्टोरिया से कम नहीं है, जिन्होंने आज तक मीडिया को एक सवाल का जवाब नहीं दिया। उनकी ऐसी मजबूरी आन पड़ी, परंतु आयरनी डाइड 1000 टाइम्स। मीडिया के जो इस देश में अपने आप को सबसे तेज बताते हैं, उनकी आयरनी सुनिए। क्या पूछते हैं वो आप कि आप शादी करके आई, आपने किचन में इंदिरा जी के साथ कितना समय व्यतीत किया, आप भारतीय व्यंजन पसंद करती थी कि इटालियन व्यंजन पसंद करती थी। अरे साहब, उनके बेटे पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में जो है तमाम वो चुनाव हार गए। आपने उनसे एक सवाल नहीं पूछा कि आपने 2G घोटाला क्यों किया, आपने कोयला घोटाला क्यों किया, आपने कॉमनवेल्थ घोटाला क्यों किया। तमाम घोटालों की फहरिस्त पे एक सवाल नहीं पूछा गया। जो ये 10 जनपद में साष्टांग दंडवत करने वाला जो मीडिया है, आज बड़ा आसान होता है। देखिए, ये जो लेफ्टिस्ट लॉबी है, ये इस देश में नए नए डेफिनेशन कॉइन करता है। पहले इन्होंने एक इंटॉलरेंस वर्ड कॉइन किया। आपने कभी सुना था 2014 से पहले इंटॉलरेंस सुना था? जिस देश की बुनियाद ही सहिष्णुता पे हो, उस देश के समाज में इंटॉलरेंस वर्ड। आज हम इस देश के अंदर इमरजेंसी की 45वीं सालगिरह मना रहे हैं। 25 जून की मध्य रात्रि को इंदिरा गांधी ने देश की सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब चीज को धत्ता बताते हुए देश के तमाम नेताओं को जो है जेल में डाल दिया था। प्रेस को बोलने और लिखने की आजादी नहीं थी। आज ट्विटर उठा के देख लीजिए, इस देश के लेफ्टिस्ट लॉबी के लोग लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी को कोरोना हो जाए, कोई कुछ लिखता है, कोई नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मरने की तकरीरें लिखता है, परंतु इस देश की सरकार ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। परंतु यदि कोई पत्रकार उन लोगों से प्रश्न उठाता है, एक पत्रकार ने सोनिया गांधी को एंटोनियो मोनियो के नाम से अगर एड्रेस कर दिया, तो आज महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, 12-12 घंटे तक उस आदमी के साथ पूछताछ हो रही है। और सुनिए, उसके साथ जो पुलिस वाला खड़ा है वो कोरोना संक्रमित पुलिस वाला है। तो आप सोचिए कि उन लोगों को मारने की और दबाने की कैसी कोशिश करते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब ये लोग सरकार में रहे होंगे तो इन्होंने क्या किया होगा। और आज ये इमरजेंसी की बात करते हैं, इमरजेंसी तो इन्होंने कर रखी है, परंतु इस देश का जो एडिटर्स गिल्ड है वो मुंह में दही जमा के बैठ जाता है। जब विनोद दुआ जैसे पत्रकार झूठी खबरें चलाते हैं और उनको शर्म भी नहीं आती,